दुनिया भर के बाजारों से एक बार फिर से है कमजोरी के संकेत और कल के मिले जुले और शांत कारोबार के बाद आज फिर से भारतीय बाजारों में एक्शन की है शुरुआत। क्या सुस्ती रहेगी दिग्गजों में और क्या मजबूती रहेगी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में? यह है आज का बड़ा सवाल। लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मिड वीक में हम कर चुके हैं प्रवेश और किस प्रकार के क्यूज हैं, आपको कहां कहां मिलेगा कमाई का मौका, आइए हम सब जानेंगे शेयर बाजार लाइव में अनिल सर के साथ। अनिल सर, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है मॉर्निंग, चंद्रयान 3, हम उस पर तो नजर रखे हुए ही हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा नजर तो आज उसी पर है, उसी पर रहने वाली है। बड़ा मिशन है। के बाद बिल्कुल सर लैंडिंग होगी और पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई। लेकिन सर बताइए, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स जिस पर मार्केट में हमें रखनी है? ट्रिगर्स के पहले चंद्रयान की बात करेंगे आज। तो वाकई में चंद्रयान पर और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूरे देश में बड़ा उत्साह का माहौल है। बिल्कुल, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह चंद्रयान 3 के इस सक्सेसफुल कंप्लीशन की लोग प्रार्थना कर रहे हैं, शुभकामनाएं कर रहे हैं। अपने अपने हिसाब से जो वो मांग सकते हैं वो मांग रहे हैं कि ये मिशन कामयाब हो। और स्पेशली इस मिशन की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि 2 दिन पहले ही रूस का मिशन यही था, लूना 25, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पिछली बार हमने भी प्रयास किया था, इस बार ज़्यादा तैयारी के साथ वहाँ पहुँचे हैं। तो ये बड़ी चीज़ है। और चांद के दक्षिणी ध्रुव की तरफ पहली बार ऐसी लैंडिंग होने जा रही है। भारत सबसे पहले, अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है, फिंगर्स क्रॉस, तो भारत पहला देश होगा। तो ये बड़ी बात है साइंस के लिहाज से। अगर आप देखें भी तो हमारा जो अंतरिक्ष अभियान है वो दूसरे देशों के बीच मुकाबले में काफ़ी सस्ता, कॉस्ट इफेक्टिव है। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो वैज्ञानिक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से इसको अंजाम दे रहे हैं। तो हमारी सबकी, सारे देशवासियों की शुभकामनाएं इसरो के साथ है, इसरो के वैज्ञानिकों के साथ है। और उम्मीद करते हैं कि आज एक बड़ा पल भारत को देखने को मिले, एक इतिहास बनता हुआ दिखे। और वैसे एक इतिहास और बनने की तैयारी में प्रज्ञानंदा, जो एक छोटे से इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर हैं, वो चेस में सेंसेशन, हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की तैयारी में है। पहला मुकाबला कार्लसन के साथ उनका बराबरी पर छूटा है। छोटी कहाँ एक छोटा सा हिंदुस्तान का नया उभरता हुआ खिलाड़ी और कहाँ एकदम पुराना वेटरन, इंटरनेशनल वेटरन चेस का। तो बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में अच्छी हो रही है जिन पर हमारे पास पिक्चर्स भी वायरल हो रही थी उनकी मदर के साथ बहुत इमोशनल हो गई थी। बिल्कुल, तो ये मतलब गर्व की बात है। जो हिंदुस्तान में काफ़ी ऐसी बातें हैं जिन पर हमको बड़ा गर्व करने के विषय हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज एक अच्छा दिन साबित हो। मार्केट तो जहाँ जाना है, जहाँ जो करना है करे। आज तो पूरा फोकस मार्केट के बारे में चांद पर है। हाँ, बिल्कुल, सबकी नजरें चांद पर। बिल्कुल सर, दिन में भी नजरें चांद पर रहने वाली। लेकिन सर, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, चांद ही तो ऐसा है जिस पर आप नजर डाल सकते हो। सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, आज के ट्रिगर्स अमेरिका से आते हुए दिख रहे हैं, जो कमजोरी के हैं। मजबूत शुरुआत के बाद अमेरिकी बाजार फिसले हैं। दिन के जिस स्थानों के आसपास बंद होते हुए दिखे अमेरिकी बाजार, चाहे वो नैस्डैक हो या फिर डाउ में अच्छा खासा नुकसान रहा, नैस्डैक फ्लैट बंद रहा। गिफ्ट निफ्टी इसी वजह से कमजोर है क्योंकि कल हम बंद हुए तो मजबूती की उम्मीद थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आज टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की लिस्टिंग होने वाली। हमारा विश्लेषण पूरा तैयार है, बताएंगे आपको कहाँ होगी लिस्टिंग और क्या करें आप। और उस ऐतिहासिक पल का इंतजार है 6 बजे के करीब, जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। चलिए, तो ये तो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं। लेकिन सर, अमेरिकी मार्केट से शुरुआत करते हैं। इनका कुछ मूड मिजाज सर समझ नहीं आ रहा। डाउ फ्यूचर्स देखिए 70-72 अंक ऊपर है। हमें लगता है कि ये कुछ क्यूज देगा। प्रेडिसेसर के तौर पर वहां पर कुछ इफेक्टिव ट्रेड दिखा, शुरुआत मजबूत हुई, उसके बाद सर सुस्ती हो गई। कैसे संकेत मिल रहे हैं यूएस मार्केट से? इन शॉर्ट नेहा, एक बात साफ है कि अमेरिकी बाजारों में ताकत नहीं है और ऊपर टिकने में मुश्किल आ रही है। अच्छी खबरों पर, वैसे तो अच्छी खबरों का अभाव भी है, कोई अच्छी खबरें आ भी नहीं रही, और खराब खबरों पर अमेरिकी बाजार रिएक्शन दे रहे हैं। ये अमेरिकी बाजारों का मैं अगर आपको 2 सेंटेंस में बताऊं तो ये पूरा का पूरा विश्लेषण है कि खराब खबरों पर रिएक्शन, अच्छी खबरों की कमी और ऊपरी स्तरों पर टिक पाना मुश्किल। अब मैं विस्तार से बताता हूँ हो क्या रहा है। कल गिरने की वजह क्या है? वैसे कोई खास वजह नहीं, लेकिन S&P ने भी अब कुछ बैंक्स की रेटिंग को नीचे किया है। ठीक है, अमेरिका की बैंक, नई बात और बड़ी बात नहीं है। जब दूसरी रेटिंग एजेंसीज कर चुकी है तो ये भी कर रही तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एक ट्रिगर था जिसकी वजह से अमेरिका के बैंक कमजोर हुए और नीचे आए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज,
जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर हमारे लिए हैं, उन दोनों ही ट्रिगर्स में कहीं कोई मतलब राहत वाली बात नहीं है। पहला, बॉन्ड यील्ड 4.3 के आसपास है, 4.35 के आसपास, लगभग 17 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचे भी। तो अभी भी बॉन्ड यील्ड्स आपके बहुत मजबूती के साथ ऊपर बने हुए हैं। डॉलर इंडेक्स 103.50 के आसपास, फिर से 103.60 के आसपास आता हुआ दिखा है, तो वो भी आपके लिए मजबूती के संकेत दे रहा है। तो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका की दोनों ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कल भी यही बात कर रहा था कि जब तक इन दोनों में कमजोरी के संकेत ना आए, डॉलर इंडेक्स जब तक ये ना बताए कि अब मैं 104 को पार नहीं करूंगा, पहले 100 की तरफ आने की कोशिश करूंगा, अगर ऐसा कुछ संकेत दे तब तो मैं तेजी करूं। ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स भाई ठीक है, आपको पता है कि इस वाली पॉलिसी में, सितंबर वाली पॉलिसी में आप ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन नवंबर वाली में तो लगभग सब लोग मानकर चल रहे हैं कि बढ़नी है, 85% के आसपास की आम राय बन गई। सो वो तो बदलने वाला नहीं है। सो आई थिंक बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी पहले तो बढ़ना रुके, फिर थोड़ा कमजोर होना है। अगर ये चीज होंगी तो ही आपको मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी अमेरिका से आती हुई दिखेगी। सो अमेरिका की रिकवरी मिसिंग है, और आप देखिए इन्हीं के चलते कोई खराब खबर आ रही है, अमेरिका तुरंत रिएक्शन दे रहा है। जैसे कल बैंक की खबर थी कि बैंकों के, हमें सुबह से पता था, सुबह से अमेरिका वालों को नहीं पता था। दिन भर तो मजबूती से डाउ फ्यूचर्स 85 पॉइंट ऊपर थे। एक तो ये 85 पॉइंट ऊपर होता है ना, डाउ फ्यूचर में बड़ा टेंशन आता है। आज भी 85 ऊपर है, कल भी दिन भर 85 ऊपर था और बाद में नीचे बंद हो गया। exactly. सो इसलिए अगर ये अमेरिका के बैंक्स के डाउनग्रेडिंग वाली जो खबर थी वो तो थी सुबह से, डाउ फ्यूचर्स में वो नहीं दिख रहा। डाउ फ्यूचर्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और जाके रात को गिर गए भाई, गिरा दिया। हाँ, और दिन के लो लेवल पर, और कोई रिकवरी आई नहीं, ऊपर खुले नीचे धड़ाम से। सो एक चीज क्लियर दिख रही है कि ऊपरी स्तरों पर अमेरिकी बाजारों में प्रेशर तो है। अच्छा, प्रेशर है। और ये जैक्सन होल सिंपोजियम तक रहेगा शुक्रवार देखो, जैक्सन होल से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें है नहीं कि कोई अच्छा या कोई बहुत खराब हो। मतलब वो तो मेरे हिसाब से तो एक हाई हेलो गेट टुगेदर टाइप, अच्छा, पार्टी वार्टी टाइप, पार्टी कहना गलत हो जाए, हाँ, मतलब थोड़ा मतलब नेटवर्किंग काइंड ऑफ डिनर है कि भाई चलो मिल रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारे क्या चल रहा है, और सब ठीक है, कैसा है, वैसा है। ये उसमें कहीं कोई कभी मूड माहौल ऐसा हो, 2 ड्रिंक के बाद अगर आप कोई अच्छे स्टेटमेंट दे दो तो दे दो, उसमें क्या है वैसा वाला हाल है। बट अदरवाइज वो जगह वो नहीं है जहाँ से आपको पॉलिसी डायरेक्शन मिले। वो जगह ऐसी है जहां से आपको ओवरऑल मूड माहौल का सेंस, जैसे अपन 4 लोग बात कर रहे हैं तो 4 लोग में से 3 है ना नेगेटिव है, तो समझ में आ जाता है कि भाई ये माहौल थोड़ा ठीक नहीं है। और 4 में से एक ही खराब बोल रहा है, 3 अच्छा बोल रहा है, तो चौथे का भी मूड ठीक होने लगता है। अच्छा ठीक है यार, हम तीनों तो अच्छे बोल सोचे, ये तीनों अच्छा सोच रहे हैं, इसका मतलब माहौल ठीक है, मैं फालतू में नेगेटिव हूँ। सो वो है ना, वो नेटवर्किंग काइंड ऑफ स्पेस है। नेटवर्किंग तो खैर क्या करेंगे, ये सब लोग तो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, बट वो गपशप लगाने के लिए, मूड माहौल चेक करने के लिए, तुम्हारे कंट्रोल में है कि नहीं है यार, हमारी तो महंगाई से हालत बड़ी खराब है, तुम्हारे क्या, अरे यार हमारे आलू प्याज, सॉरी आलू नहीं, प्याज टमाटर, हमारे टमाटर प्याज बड़े, वो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये ऑफ कैम डिस्कशन जो होते हैं वो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कभी कभार ये है कि जब आप उम्मीद नहीं करते हैं तभी कुछ झटके लग जाए, तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जो बाजारों को हिला दे। बट मेरे ख्याल से कोई ऐसा ज़्यादा कुछ होने जैसा लगता नहीं है मुझे। तो ये मान के चलें कि जब तक डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स ये कंट्रोल में ना आए तब तक अमेरिका मार्केट्स के लिए कोई डायरेक्शन नहीं। आपने बात पकड़ ली है बिल्कुल, यही 2 चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, डाउ तो ठीक है, डाउ के हिसाब से 1-on-1 कोरिलेशन पे हम चलेंगे नहीं कि जितना डाउ गिरा उतना हम घट जाएं, जितना बढ़ा उतना बढ़ जाए, वो हम नहीं करेंगे। हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स पे रिएक्शन देंगे, वहां से संकेत जिस दिन मिल गया बस ठीक है, हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, हमारे मार्केट्स कहाँ अटक रहे हैं? कोई इनहेरेंट कमजोरी नहीं है, स्ट्रेंथ अच्छी खासी दिखाई, लेकिन फिर भी हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, फिर अटक जाते हैं। सर क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम रोज कैसे जाएंगे ऊपर? लेकिन आपका सवाल इसलिए सही है कि बहुत दिनों से नहीं जा पा रहे और नीचे आ रहे हैं। देखो, अब ये इस बात पे डिपेंड करता है नेहा जी कि आप मार्केट को कैसे देखती हैं। अगर आप दिग्गजों के हिसाब से देख रही हैं, अगर आप बैंक निफ्टी के हिसाब से देख रही है, तो मतलब आपके लिए कल बाजार खुला ही नहीं था एक तरह से।
2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी, मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं बोल सकता, खैर मुझे याद नहीं आता पिछली बार कब मैंने ऐसा देखा जब निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों सिंगल डिजिट के डिफरेंस में बंद हुए हो। करेक्ट, मुझे याद ही नहीं आता। इससे ज़्यादा सुस्त मार्केट क्या दिखेगा? तो अगर आप इंडेक्स देख रही हैं, इंडेक्स ट्रेडर हैं और दिग्गज शेयरों में अगर आपका फोकस है तो कुछ हो ही नहीं रहा। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर फोकस करने वाली ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, इससे बढ़िया मार्केट मिलेगा कहाँ? एग्जैक्टली यही तो मार्केट है जो चाहिए। लाइफ हाई पर मिड कैप इंडेक्स है। ट्रू। सोचो, निफ्टी को बढ़ने में पसीना आ रहा है और मिड कैप रुक नहीं रहा। सही बात। इतनी तेजी, भरपूर तेजी। और अभी भी मिड कैप स्टॉक, कितने मिड कैप्स, कितने स्मॉल कैप दिन के 5 से 15%, 20% ऐसे भाग रहे हैं। हल्की सी खबर आई, कोई कुछ बढ़िया एक्शन आया, कोई बड़े इन्वेस्टर ने लिया, लो 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 लो, भागने का बहाना चाहिए, सब भाग रहे हैं। सो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट तो परफेक्ट है। ठीक है। अब क्या हो सकता है? अब यहाँ से 2 चीजें हो सकती, या तो निफ्टी और दम तोड़ दे तो ये लो फिर मिड कैप स्मॉल कैप भी जाएंगे। भाई ऐसा है ना कि भाई आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन है, लेकिन मतलब आपके हेड ऑफ द फैमिली अगर बराबर नहीं कर रहा, यानी इंडेक्स आपके बराबर नहीं चल रहा, तो ज़्यादा देर तक आप नहीं रह पाएंगे, फिर आएगा ही नीचे। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये तो अच्छे कर ही रहे हैं, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी अपना करेक्शन पूरा कर ले और भागने लगे तो फिर कहना है क्या, 2 में से एक चीज़ तो होना तय है। और वो कब कैसे होगी उसके लिए मैंने आगे कुछ पंक्तियाँ आपके लिए लिखी है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल अभी का जो मार्केट है, आप मार्केट से कंप्लेन मत करो, ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा। ठीक है, सिंपल उसके साथ हो जाओ। जहां ट्रेडिंग हो रही है वहां करिए। अगर आपको ऑप्शन बेचना आता है तो आप ऑप्शन बेच के पैसा बना सकते हैं। खरीद नहीं आता है तो आपके पैसे बनेंगे नहीं। कैश मार्केट के स्टॉक्स में ट्रेड करना आता है, पैसे बन जाएंगे। इन्वेस्ट करना आता है, पैसे बन जाएंगे। दिग्गजों में भी सेक्टोरल टर्निंग हो रही है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो वहां पर भी है। अगर आपने सही पकड़ लिया तो ठीक है। किसको पता था कल कि भेल 10% बढ़ सकता है बिना किसी वजह के? एग्जैक्टली। तो जहां है एक्शन वहां तो है, और जहां नहीं है, किसको पता था कि 2 दिन तक रिलायंस जियो नीचे का, जियो फाइनेंशियल नीचे का, तो 2 दिन सर्किट मारेगा। रिलायंस का स्टॉक लिस्टिंग पे 2 सर्किट नीचे की। ऐसा हो जैसे कोई मिड कैप स्टॉक हो गया, स्मॉल कैप स्टॉक हो गया हो, जिसको सब्सक्रिप्शन खराब मिला हो और नीचे का सर्किट मारता। सो होने में इस मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको सही जगह पर होना जरूरी है। सही जगह इस वक्त है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए, तो हम इंडियन मार्केट्स को लेकर और पर्टिकुलरली निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेकर परेशान होंगे नहीं। एक और चीज, कल जब दीप से तो मैं यही बात कर रहा था कि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे आएंगे आप, और हायर एंड पे आएंगे कि अरे अब तो ब्रेकआउट हो रहा है, अब तो ब्रेकआउट हो रहा है। उस वक्त आपको ऐसा लगेगा बढ़िया तेजी है, वहीं पर बेचना है। आज ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड की तरफ आएंगे अगर आए तो, वहां पे डर लगेगा गया वहीं पर लेना है। डरो मत, दोनों तो। एक बार तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, वो कब होगा और किस तरह होगा मुझे नहीं पता। मार्केट 19,250, 19,300 तोड़ के नीचे टूट जाएंगे या 19,500, 550 को पार करके ऊपर निकल जाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक सिंगल्स लेते रहिए। नीचे आता है, सिंपल सी 200-300 की रेंज ऐसी है, लेना है। 400-500 की रेंज ऐसी है जहां देना है। सो मतलब वो रेंज क्लियर कट है आपके लिए कि ऊपर में। आप कल देखो, कल मार्केट के लिए फर्स्ट क्लास परफेक्ट दिन था बढ़ने के लिए। हल्के मार्केट, FIs की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ और मजबूत शुरुआत। दिन भर 19,400 आपने होल्ड किया। करेक्ट। लेकिन या तो हम ज़्यादा समझदार हैं कि डाउ फ्यूचर्स 85 नीचे था, फिर भी हमें लगा कि ना अमेरिका तो खराब होगा, 170 पॉइंट नीचे बंद हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा पहले ही कमज़ोर हो जाते हैं। या तो हम इतने समझदार हैं, जो मुझे तो लगा नहीं ये हमें है, राइट। उस समय तो किसी को आइडिया नहीं था 85 पॉइंट फ्यूचर्स देख के कि हम 250 नीचे भी बंद हो सकते हैं। करेक्ट। या फिर ये कि 19,400 के ऊपर 2 दिनों से कोशिश करने के बाद भी हम बंद नहीं हो पा रहे, वहीं पर जाकर अटक रहे, यानी कहीं तो सप्लाई है। सो आई थिंक थोड़ी जब तक ये 1-2 आपको अच्छी क्लोजिंग ना मिले, एक। दूसरा, जब तक शॉर्ट सेलर्स जो हैं उनका 1 या 2 दिन 3 दिन तक कंटिन्यूस स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। अच्छा, अभी तो स्टॉप लॉस ट्रिगर सिर्फ लॉन्ग ट्रेडर्स के हो रहे हैं शॉर्ट्स वालों के नहीं हो रहे। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक आपके लिए एक साइजेबल रिकवरी आना, थोड़ा ऊपर आना मुश्किल है। और तब तक हम ये रेंज को पकड़ के तब तक रेंज को ट्रेड करें। अच्छा सर, ये थोड़ा FIIs के परफॉर्मेंस पे बात करनी थी। वैसे तो हमने देखा कैटेगोरिकली कि ये वाला जो महीना है ये
बिकवाली और लाल निशान से पर्टिकुलरली कैश स्पेस में रंगा रहा है, लेकिन क्या लग रहा है सर, एफआईआईज की बिकवाली का प्रेशर कुछ कम हो रहा है 4 डिजिट से 3 डिजिट में आना? देखो ऐसा है नेहा कि पिछले कुछ दिनों के, जब से एफआईआईज ने बेचना शुरू किया 2 हफ्ते से, ये बेचना शुरू किया, उसके बाद से कल के जो डेटा है अब तक के बेस्ट है। हाँ, क्यों? सिर्फ 500 करोड़ की कैश में बिकवाली है। करेक्ट। इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे खाली 48 करोड़ के, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे खाली 116 करोड़ के, यानी कि नेट 600 करोड़ के स्टॉक्स बेचे, 50 करोड़ के इंडेक्स बेचे, जो कि मच्छर है, कुछ भी नहीं के बराबर है। तो बड़े दिनों बाद बिकवाली का प्रेशर कम होता दिखा। परसों भी कम हुआ था, लेकिन परसों इतने बड़े आंकड़े नहीं, कल के आंकड़े और भी बढ़िया हैं। सो एक चीज़ क्लियर, अब इसमें आप एक कंप्लेन कर सकती चाहें तो कि कौन सा लोकल फंड भी दबा के ले रहे हैं, 550 करोड़ के तो लिया है और परसों 600 करोड़ का लिया था। लेकिन ठीक है, वो लेने लगे, हमें लोकल फंड के लेने से ज़्यादा किक नहीं मिलती, हमें एफआईआईज के बेचने से ज़्यादा डर लगता है, या उनकी बिकवाली रुकने से खरीदारी आने से जोश बढ़ता है। तो ये तो सेंटीमेंट की बात है, किससे होता है? पैसा तो पैसा है, दोनों का पैसा है, लेकिन मूड किससे आपका बदलता है? बाहर वाला आके लेगा बेचे। एफआईआईज अभी तक तो ऐसा ही है, तो है, भले हमारी ताकत है पैसे की, लेकिन नजर तो एफआईआईज क्या कर रहा है, एफआईआईज क्या कर रहा है, वो वाली आदत। और दूसरी बात ये है कि लोकल्स खरीद भी रहे हैं, तो उनका बाइंग जो है ना, सारा का सारा कैश में जा रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप ले रहे हैं, तो आप इंडेक्स को सपोर्ट तो नहीं देते ना। करेक्ट। इनको तो मिड कैप स्मॉल कैप लेने हैं, पैसा भी वहीं आ रहा है। म्यूचुअल फंड में फ्लोज भी सारे मिड कैप स्मॉल कैप में आ रहे हैं, लार्ज कैप में से तो पैसे निकल रहे हैं। अच्छा, एफआईआईज के पास क्या है? लार्ज कैप्स। सारे लार्ज कैप्स हैं। इंडेक्स में क्या है? लार्ज कैप्स। तो इसलिए एफआईआईज की बिकवाली रुकेगी, खरीदारी आएगी, तो ही निफ्टी बैंक निफ्टी चल पाएंगे, और इसलिए सेंटीमेंट के लिहाज से वो आपके आंकड़े इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक थोड़ा एक अच्छा मुझे रिलीफ तो है कि भाई इन्होंने कम किया है बेचना। अब थोड़ा है ना ग्लोबल सपोर्ट मिल जाएगा, बहुत हो गया, एक दिन 300-400 बढ़ना चाहिए डाउ को। करेक्ट। इतना दिन तक ऐसा रहेगा, अच्छी बात नहीं। सो अगर जैक्सन होल के पहले एक बढ़िया झटका लगा कि 300-400 डाउ बढ़ जाए, आज 85-90 तो ऊपर है ना डाउ फ्यूचर्स, तो अगर एक अच्छा सेशन बड़े दिनों से ड्यू है वो हो जाए, और एफआईआईज की बिकवाली का प्रेशर जो कम हुआ है, तो आप आज लोअर लेवल पर सपोर्ट रेंज में जब पहुंचते हैं ना, तो वहाँ पे लेना है। चलिए, डरो मत। तो चलिए, डाउ तो जो करेगा सो करेगा, लेकिन हमारे लिए इतनी बुरी हालत नहीं है, और ऑफ कोर्स रेंज है, उसको लेके चलना है, और जैसे सर ने कहा लोअर बैंड पे एंट्री करनी है। सर संकेत आज के ग्लोबल संकेत तो नेगेटिव साइड पे रखने ही पड़ेंगे। ओके। हाँ, और सपोर्ट और एफआईआईज के संकेत न्यूट्रल साइड पे हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पे हैं जी, और वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड न्यूट्रल। तो 3 तो न्यूट्रल हो गए आपके, इनफैक्ट 4 न्यूट्रल है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब आज की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ तो क्लियर कट है, अमेरिकी बाजारों में अभी तक कोई खास दम दिख नहीं रहा, और ऊपर के लेवल पे प्रेशर आ ही रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एफआईआईज की बिकवाली का दबाव हुआ है कम। अब ऐसे में आप खुलेंगे नीचे गैप से, अरे 70 वाला 25 ही रह गया, मैं तो सोचा था 70-80 नीचे खुलेगा तो मज़ा आएगा, तुरंत लेने का मौका बन जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, गैप से खुलेगा तो टुकड़ों में खरीदारी करनी ही करनी है। कल बड़े दिनों बाद मैंने क्लोजिंग पे भी ये बोला था कि आप चाहें तो खरीदारी करके जा सकते हैं, एक ही कंडीशन पे कि 100 पॉइंट नीचे मिलेगा तो आप और ऐड करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, और उस बात पे मैं अभी भी कायम हूँ। अच्छा, हाँ, अगर बड़ा गैप मिलेगा तो आपको नीचे में लेना ही है। 100 पॉइंट नीचे से मतलब है 19,300-325, यानी 19,300-325 अगर आ जाता है तो आपको लेना ही है। गैप से खुलने पर 2-3 टुकड़ों में आपको सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदना, वो मैं लेवल बताऊंगा अभी आपको। ठीक है सर। अब 2 लाइन जो मेरी बार बार रोज मैं बोलता हूँ और बदल नहीं रही है, क्यों नहीं बदल रही वो भी बता दो। अगर निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर बंद हो, बैंक निफ्टी 8 पॉइंट नीचे बंद हो, तो लाइन बदलेगी कैसे? सेम ही लेवल है तो सेम ही रहेंगे। तो 19,300 के नीचे बंद होता है आज तो ही आपको चिंता करनी है, और 43,600 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो ही चिंता करनी है। अदरवाइज जितने आपको पहले से कमजोर है उतनी है, फ्रेश कमजोर नहीं हुए। ठीक है, ऊपर 19,550 के ऊपर बंद होने पर ही आपको मजबूती का संकेत, मजबूती का नहीं तो कमजोरी खत्म होने का संकेत मिलेगा। और 44,200 के ऊपर बंद होने पर 225 लिखा होगा मैंने, 44,200 के ऊपर राउंड फिगर में 44,200 समझ लीजिए। वैसे तो 44,600 होता है, लेकिन मैं 44,200 के ऊपर ही मूड बदलने को तैयार हूँ। अगर इसके ऊपर हम बंद होते हैं तो आपको मजबूती आने के संकेत आएंगे। ये 2 चीजें हैं। ठीक है, तो सर निफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज आज के लिए? अगर वैसे कल तो आप तो शो में थी नहीं तो मैं तो आपको बोल नहीं सकता, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आज आपको वापस सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, बाहर से सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता। बाकी जो लेवल्स, जो स्ट्रेटजी कल दिए सेम टू सेम है,
अच्छा, कॉपी कट पेस्ट एकदम वैसा का वैसा, खाली एक जगह कोई एक छोटा सा एक लेवल चेंज किया है, बाकी कहीं भी स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं है, न खरीदारी की रेंज में, न रेंज में चेंज है, न स्टॉप लॉसेस के लेवल में चेंज है, न बाइंग सेलिंग की स्ट्रेटजी में चेंज है। तो अगर आपने कल की स्ट्रेटजी ध्यान से सुनी है और नोट किया है तो यू कैन इग्नोर मी टुडे। हाँ, क्योंकि कल का ही आपका और रीजन साफ है। नहीं देखो, अगर निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 8 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 4 पॉइंट ऊपर नीचे, अगर मतलब मूव ही नहीं है इंडेक्स वहीं का वहीं जाकर बंद हुआ तो लेवल बदलेंगे कैसे? इट इज़ एज सिंपल एज इट। फिर भी मेरी तो जिस चीज़ के लिए मुझे सैलरी मिलती है मुझे बताना है आपको कि क्या क्या लेवल्स हैं, क्या क्या रेंज है। 19,325, 19,365 पहला सपोर्ट जोन है। इस रेंज में खुलकर हम टाइम पास करेंगे, आसानी से इसके नीचे जाएंगे नहीं। अगर गए तो 19,250, 19,300 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके लिए निकल कर आता है। यहाँ पर आने पर 100% आपको खरीदारी करनी ही करनी है और शॉर्ट्स भी काटने हैं। ऊपर की तरफ 19,425, 19,465 हाई रेंज है और 19,500, 565 वैसे तो आएगा नहीं, अगर गलती से आए तो वहाँ पर तो भरपूर बिकवाली करें, प्रॉफिट बुकिंग करें। 425, 465 की रेंज में भी आप ऐसा करने का सोच सकते हैं। ओके सर। बैंक निफ्टी 43,750, 43,850 ये आपका सपोर्ट जोन है। कल भी यही था और लगभग इसी के आसपास 43,862 के आसपास से आप घूम गए। बैंक निफ्टी ने लो वहीं बनाया, आज भी यही सपोर्ट रहेगा। इसके ठीक नीचे 43,600 से 675 स्ट्रॉन्ग बाई जोन निकल कर आता है, जहाँ पर शॉर्ट्स काट के लॉन्ग पोजीशन भी आपको बनानी चाहिए। हायर साइड पर 44,125, 44,200 ये आपकी ऊपरी रेंज है और 44,400 से 44,525 वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो वहाँ पर आपको 100% प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट्स दोनों करने चाहिए। अब एफआई लॉन्ग एंड पीसी कुछ नहीं किया इन्होंने, सेम 42% अनचेंज। देखो 50 करोड़ की तो खरीदारी है, वाली है 48 करोड़ की इंडेक्स में, तो बदला ही नहीं कुछ। निफ्टी का पीसीआर जरूर थोड़ा सा कम हुआ है 1.0 से 0.92 और बैंक निफ्टी का भी 0.83, तो लाइट कंफर्टेबल, वेरी नाइस, बढ़िया। विक्स भी 2% घट कर आया है, तो कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है सर। स्टॉप लॉसेस, हाँ जी सर, तेजी की पोजीशन के स्टॉप लॉस वही है। इंट्राडे 19,250, क्लोजिंग 19,300 सेम रखना है। बैंक निफ्टी का एक ही है 43,600, इंट्राडे क्लोजिंग वही रखना है। किसी को छोटा रखना 43,850 का भी रख सकता है, लेकिन मेरी राय 43,600 की ही होगी। ओके सर। शॉर्ट साइड पे वही 19,550 है, किसी को छोटा रखना 19,500 रखे, लेकिन 19,550 सही है, वही रखें इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस एक ही है 44,225, लेकिन यहाँ पर आपको सुविधा अगर बड़ा रखना हो शॉर्ट साइड पे तो 44,600 भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है, अदरवाइज ये भी चलेगा। सर न्यू पोजीशन सर सेम कल वाले ही, लेना और बेचना दोनों। पहले बेचने का बता देता हूँ। जी सर। बेचना है 19,465 से 19,535 की रेंज में, और कल हमने एक चीज़ और भी बोली थी, 435 के आसपास, 425 के आसपास आप रिव्यू कीजिए, वहाँ मूड माहौल देखकर अगर लगे तो शॉर्ट इनिशिएट कीजिए, अदरवाइज 465 से 535 की रेंज में पक्का बेचना है। और आज भी यही रहा है, कल 425, 435 के आसपास मूड माहौल देख के लगा नहीं कि शॉर्ट करना चाहिए, तो हो सकता है आपकी शॉर्ट इनिशिएट ना हुई हो, कोई बात नहीं। आज एक रिकवरी में अगर इस रेंज में आपको मौका मिलता है वहाँ पर बेचा जा सकता है। 19,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे नेहा वो 19,425, 19,402 छोटे टारगेट है, 365, 325 दो मीडियम टारगेट है, 19,300 से लेकर 19,265 के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली जरूर 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 करें। नई बाय पोजीशन सर खरीदना है 19,250, 19,325 की रेंज बढ़िया है, यहाँ पर लेना। 365 के आसपास मैंने कल भी कहा था कि वहाँ पर रिव्यू करें, देखें, मूड माहौल हो तो लीजिए, बना नहीं, मौका मिला नहीं, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में ये लेवल्स आखिरी आधे घंटे में आते तो उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये लेवल्स 3 बजे तक ये समझ के चलिए। ठीक है। उसका रीजन के आखिरी आधे घंटे में आप नया ट्रेड इनिशिएट करके क्या करेंगे, है ना। तो 3 बजे तक ये अगर सारी जो स्ट्रेटजी देता हूँ ये 3 बजे तक एप्लीकेबल है, 3 के बाद नहीं। 19,250, 19,325 की रेंज में लीजिए, 19,200 का स्टॉप लॉस, 19,365, 400 दो छोटे लेवल है, 425, 445 दो मीडियम लेवल, 465 से 500 तक के लेवल के लिए करनी है खरीदारी निफ्टी में। अब सर बैंक निफ्टी के न्यू लेवल्स बेचना है, बेचने की रेंज वही है अपनी तो सेम है, 44,200, 44,400 की रेंज में आपको बेचना है। कल भी हमने यही रेंज दी थी, 150 से घूम गया, हम क्या करें। अगर 200 के आसपास आए वहाँ पे आपको मूड माहौल देख के बेचना चाहिए। ठीक है। 400 पे थोड़ा और ऐड करें। 600 का स्टॉप लॉस है। टारगेट 44,125, 44,075, 44,003 छोटे टारगेट हैं। 43,950, 43,900 और 43,850 3 मीडियम टारगेट है। इसके नीचे जाने की संभावनाएं कम, फिर भी नोट कर लें। 43,775, 43,675 तक के बड़े टारगेट के लिए करिए बिकवाली भी। और अगर किसी को खरीदारी करनी है सर, जरूर करें, शौक फरमाएं खरीदारी का। 750, 850, 43
सॉरी 43,675 से 43,850, 675 पे लेना है, 750 पे लेना है, 850 पे लेना है, 3 टुकड़ों में लेना है, तीनों टुकड़ों में लेना है। 600 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे यहाँ 43,950, 44,000, 43,900, 950, 44,000, 3 छोटे टारगेट हैं। 44,075, 125, 200, 3 मीडियम टारगेट, बस 44,400 तक के बनते, लेकिन कहाँ आएगा अभी इसमें। और मैं जब भी उम्मीद करता हूँ तो आता नहीं, तो आज मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, तो आ जाए तो बढ़िया है। ओके, ठीक है सर। अच्छा सर, एफएनओ का डेटा? एफएनओ की डेटा 19,300 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही है, नीचे की तरफ 95 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 19,400 ऊपर की तरफ 1.5 करोड़ शेयर खड़े हैं कॉल राइटर्स। सो आप गैप से नीचे खुलने के बाद ऊपर आएंगे 19,400, 425 सप्लाई जोन है, नीचे 19,300, 325 परफेक्ट सपोर्ट है। सो ये आपकी 100 पॉइंट की रेंज हो गई बेसिकली। 300, 325 आपका सपोर्ट हो गया, 400, 425 रुकावट की है। ये एफएनओ डेटा क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है सर। बैंक निफ्टी एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 44,000, 40 लाख शेयर पुट में है, 44 लाख शेयर कॉल्स में, लगभग बराबरी का मामला है, दोनों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, 200 इधर 200 उधर। 44,000 के ऊपर ठीक है, 44,200 तक का रास्ता खुलता है, कहीं कहीं बीच में जाके रुक जाएंगे। तो 44,000 के नीचे ट्रेड करते हैं, 200 पॉइंट का रास्ता नीचे खुलता है, 43,800 तक का, कहीं कहीं बीच में जाके कहीं भी रुक जाएंगे। बस ये दो, मतलब एकदम मिडफील्ड दोनों का डिसाइड है। ठीक है सर। और 200 पॉइंट दूर दोनों का गोल पोस्ट है। बहुत मतलब ऐसे डेटा इतने मूव नहीं है ना, और रेंज बाउंड मार्केट है, और रोज इतने दिनों से चल रहा है, तो फर्स्ट क्लास लेवल और डेटा निकल कर आते हैं। मतलब सबसे स्ट्रेस फ्री काम है आजकल के मार्केट का एनालिसिस करना। ओके, कट डेटा सर। साथ ही बता दूं, एफएनओ बैंड में 12 स्टॉक्स हैं। नए बैंड में नई एंट्री भेल और एस्कॉर्ट्स की है। जो ऑलरेडी बैन में, उनमें मेट्रोपोलिस, डेल्टा कॉप, जेएनएफसी, हिंदुस्तान कॉपर, आईबी हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया सीमेंट, मन्नापुरम, पीएनबी, सेल और जील है। और बैन से बाहर हुआ है चंबल फर्टिलाइजर। सो फिलहाल ये अपडेट निकल कर आ रही है। सर, टीवीएस सप्लाई चेन की आज लिस्टिंग भी होनी है? लिस्टिंग भी है, और एक आईपीओ का एनालिसिस भी करना है, एरोफ्लेक्स। सर वो अभी करेंगे? 9 बजे का समय दीजिए, वो शुभ मुहूर्त उसी वक्त का निकाला है, 9 बजे का। तो बिल्कुल आपके लिए 9 बजे एनालिसिस आने की तैयारी में। दोनों ही लिस्टिंग पे भी बात करेंगे, और साथ ही साथ आपके। चलिए, तो आईपीओ पे और लिस्टिंग पे, दोनों पे सर का व्यू हम लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे डेटा हैं। इस आईपीओ पे हमारी राय बड़ी इंटरेस्टिंग थी। लिस्टिंग के बाद खरीदने वाली। करेक्ट। टीवीएस पे तो, और एरोफ्लेक्स पे भी इंटरेस्टिंग राय है। तो आइए हम आपको 9 बजे पूरा विश्लेषण। चलिए, तो 9 बजे सर के साथ हम जानेंगे कि आपको आईपीओ में और लिस्टिंग में क्या क्या एक्सपेक्ट करके यहाँ पर चलना है। लेकिन हमारी रिसर्च टीम पूरी तैयार हो चुकी है बताने के लिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन देखने को मिल सकता है। तो हमारे साथ अरमान, नुपुर, आशीष तीनों स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए, सबसे पहले नुपुर, आपके साथ करते हैं शुरुआत। ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। पीएनजी हेल्थ के आज नतीजे आने वाले हैं, तो यहाँ ये स्टॉक रडार पे रहने वाला है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में आज शामिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नज़र। टीसीएनएस क्लोथिंग का जो ओपन ऑफर चल रहा था एबीएफआरएल के एक्विजिशन के बाद, वो आज बंद हो जाएगा। प्राइस जो है वो 503 की, और करीबन 2.25 करोड़ शेयर्स इसमें दिए गए हैं। आईपीओ टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, उसकी आज लिस्टिंग होने वाली है, करीबन 3 गुना बढ़ते हुए नजर आया था। नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर भी आपको रखना है फोकस, क्योंकि 50% एंकर लॉक इन जो है 30 दिन का, वो आज खत्म हो जाएगा, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। एक स्टेट है मणिपुरम फाइनेंस की, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। आईपीओ अपडेट बता देती हूँ, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, जिसका फाइनल अपडेट है, करीबन 18 गुना बढ़ते हुए दिखा है। रिटेल में देखेंगे तो 15 टाइम्स आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आते हुए नजर आया है। क्यूआईबी भी देखें तो 10 गुना बढ़ते हुए दिखा है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, जहाँ पे करीबन पहले दिन का अपडेट है और आज दूसरा दिन है इसका, जहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन 7 गुना हुआ है। रिटेल में देखेंगे तो आपको 6.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखेगा, और एनआईआई भी देखें तो आपको करीबन वहाँ पे 15 गुना का सब्सक्रिप्शन नजर आएगा। तो आईपीओ काफ़ी सारे हैं आज, वहाँ पे फोकस रहने वाला है। चलिए, तो भरपूर एक्शन आईपीओ स्पेस में रहने वाला है, वहाँ तो नजर रहेगी। एंड ऑफ कोर्स अनिल सर का भी हम व्यू लेंगे। लेकिन अरमान, अब आपकी बारी आती है, बताइए खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन आज देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, खबरों के हिसाब से आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी इंडेक्स से हटने की जो है वो तारीख बढ़ गई है। बीएसई इंडेक्स में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 28 अगस्त तक जो है बना रहेगा, और ये 2 सत्रों के लगातार लोअर सर्किट लगने की वजह से जो है फैसला आता हुआ दिखा है।
ब्राइटकॉम ग्रुप, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि सेबी का ब्राइटकॉम ग्रुप केस में एक और अंतरिम ऑर्डर जो है वो आया है। कंपनी के चेयरमैन सुरेश के रेड्डी जी है जो है उनको मार्केट में कामकाज पर जो है रोक लगाई है। उसी के साथ साथ शंकर शर्मा सहित 25 लोग जो हैं वहां पर आगे आदेश तक वो ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स जो है वो नहीं बेच पाएंगे। आरोप ये है कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जो टोटल अमाउंट लगभग मिलना था कंपनी को, लगभग 245 करोड़ का, उसमें से लगभग सिर्फ 52 करोड़ के आसपास ही मिला है और लगभग 192 करोड़ का जो अमाउंट है वो नहीं आया है। सेबी के मुताबिक या तो ये नहीं आया या फिर दूसरे रास्ते से ये वापस गया है। एंजल वन, यहां पर भी ध्यान रखना है, सेबी ने कंपनी को चेतावनी जारी की है और चेतावनी ये जारी करी है कि क्लाइंट वेरिफिकेशन में लापरवाही के मामले में जो है उन्होंने चेतावनी जारी करी है। वोडाफोन आइडिया, पीटीआई के हवाले से खबर आती हुई दिखी है। कंपनी ने यह कहा है कि सितंबर तक लगभग 2400 करोड़ के ड्यूज को जो है वो क्लियर करेंगे। बीएमएल, कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी से लगभग 101 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है और ये कमांड पोस्ट व्हीकल्स की सप्लाई के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। राइट्स लिमिटेड, कंपनी को रेलवे बोर्ड से लगभग 65 करोड़ के आसपास की ऑर्डर वैल्यू के लिए उन्हें L1 बिडर घोषित किया गया है। और उसी के साथ साथ अंत में आप बात करें लिंडे इंडिया की, तो यहाँ पर कंपनी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से ऑर्डर के लिए जो है LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो मिलता हुआ दिखा है। और अगर आप बात करें यहाँ पर ये पानीपत रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में जो एयर सेपरेशन यूनिट है उसके सेटअप के लिए जो है उन्होंने को LOA मिला है। चलिए नुपुर, कुछ और खबरें हैं जिनमें आज एक्शन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, एनबीसीसी जहाँ पे कंपनी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से MOU मिला है, जहाँ पे बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इस MOU को साइन किया गया। तो एनबीसीसी भी आज फोकस में रहेगा। रेडी को खैतान पर आपको नजर रखनी है क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1080 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी यूपी सरकार को नहीं भरा है कंपनी ने। साल 2013, 14 और 2019-20 का ये मामला है जहाँ पे 480 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी पर 18% ब्याज लगाने से जो आंकड़ा है वो 1075 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है। टाइटन भी आज फोकस में क्योंकि कंपनी जो हाल ही में 100% एक्विजिशन 98% की जो हिस्सेदारी है कैरेट लेन में, उस वहाँ पे कैरेट लेन ने ईडी के जो आदेश आए थे फेमा वायलेशन को लेकर उसको चैलेंज किया है। मामला 2011-2014 से जुड़ा हुआ है जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़े नियम का उल्लंघन किया गया था, जिसके चलते ईडी की तरफ से आदेश आया था, उसे अब कंपनी ने चैलेंज किया है। BCL इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आपको रखनी नज़र क्योंकि OMCs ने एक महीने में 2 बार एथेनॉल की कीमतें बढ़ाई है। कीमत 4.25 रुपये से बढ़ी है और 7 अगस्त को भी करीबन 4.25 से 6 रुपये तक बढ़ाई गई है। तो BCL इंडस्ट्रीज भी आज फोकस में रहेगा। सोलह विन्यार्ड्स पे भी रखेगा नजर क्योंकि प्रमोटर ने करीबन 1% हिस्सेदारी बेची है। पहले 25% की करीबन 26% की जो हिस्सेदारी थी वो अब घट के 25% हो गई है। ओपन मार्केट के जरिए करीबन 21 अगस्त को हिस्सेदारी घटाई है। तो सोलह विन्यार्ड्स भी आज फोकस में रहने वाला है। ओके, चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर तो एक्शन दिखेगा ही। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। चलिए, तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर किन स्टॉक्स पर है, पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग। पहले तो बताइए टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं, बड़ी कंपनियों पर क्या रिपोर्ट निकल कर आई है? मॉर्निंग ना देखिए, सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री CLSC की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया 3060 रुपये का, 2519 की क्लोजिंग चल रही है। टाटा मोटर्स पर भी ध्यान रखिएगा, JP मॉर्गन की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो कमेंट्री है वो बढ़िया, 620 की क्लोजिंग, 635 का टारगेट है और मान रहे कि JLR जो है आउट परफॉर्म कर रहा है US और चाइना में। हालांकि यूरोप में अगर आप देखें तो अभी भी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अपोलो टायर्स UBS ने डबल डाउनग्रेड कर दिया है, पहले खरीदारी की राय थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग है, 394 का भाव, 430 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया। मान रहे कि रिस्क रिवॉर्ड जो है काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है और डीलेवरेजिंग के जो प्रयास हैं वो लगातार चलते जा रहे हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल CLSC की तरफ से आया है अपग्रेड, जहां पर ये पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग देते थे, अब एक खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य इन्होंने 300 से बढ़ाकर 365 कर दिया, 298 की क्लोजिंग चल रही है। मान रहे कि आगे ग्रोथ यहाँ पर डोमेस्टिक कारोबार में बढ़िया देखने को मिल सकती है। सिटी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 350 का टारगेट है। वही नोमेरा भी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे 338 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोलगेट, यहाँ पर JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2040 रुपये का टारगेट दिया है, 1940 का भाव चल रहा है।
जेफरीज खरीदारी के राय दिन 2180 रुपए की लक्ष्य लिया और नोमिरा ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है। लक्ष्य 1890 से बढ़ाकर 2025 कर दिया। हालांकि सिटी लंबे समय से बेरिश है, अभी भी क्वाली के राय को बरकरार रखे हुए 1650 के लक्ष्य के लिए। ओके, इसके अलावा भी और कोई रिपोर्ट्स हैं आशीष? काफी सारी रिपोर्ट्स हैं। पॉली कैप पर देखिए अच्छी रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 4868 से बढ़ाकर 5550 कर दिया। मानने की एग्जीक्यूशन काफी स्ट्रांग है, ग्रोथ अच्छी है, इसके चलते आगे भी फोरकास्ट ने बढ़िया दिखाया है। एलएनटी यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और जो लक्ष्य है इन्होंने 2850 से बढ़ाकर 2935 कर दिया है। और मानने की 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। FY24 में 12 से 15% की गाइडेंस है, वो काफ़ी अच्छा है। IGL पर सिटी खरीदारी की राय दे रहे 560 रुपये का टारगेट दिया। इन्फोसिस पर गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है, 1600 रुपये का टारगेट है। TCS पर गोल्डमैन खरीदारी की राय दे रहे 3930 के लक्ष्य के लिए। टेक महिंद्रा पर बिकवाली की राय दी, 1010 रुपये का टारगेट दिया। और विप्रो यहाँ पर बिकवाली की राय 385 का टारगेट। HCL टेक न्यूट्रल की रेटिंग 1160 का टारगेट है। और LTI माइंट्री यहाँ पर 5140 रुपये का भाव चल रहा है, 6310 रुपये का टारगेट दिया है गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय के साथ। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का पिक ऑफ द डे के साथ। विश्वजीत सुप्रभात, करें शुरुआत। बताएं सर आपकी आज की पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, जब मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था 8 बजे से, और अब मैं एकदम आपसे अग्री करता हूँ कि मार्केट में जहाँ ट्रेंड है वहीं ट्रेड करना चाहिए। इंडेक्स में कुछ नहीं है, फ्यूचर के सिलेक्टिव स्टॉक चल रहे हो, कैश के ब्रॉडली आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा भी परफॉर्मेंस देखो लास्ट फ्यू डेज़ का, तो इंडेक्स ऑप्शन के स्टॉप लॉसेस होते हैं, लेकिन जो चल रहा है वो फ्यूचर्स चल रहा है, सेलेक्ट बास्केट, और कैश के स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है। तो अनिल जी, उसके चलते कैश के स्टॉक में ही पिकअप किया है, और मुझे लगता है ये जो ट्रेड है ये आने वाले 4 से 5 दिन के लिए हो सकता है। स्टॉक का नाम है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। 501 रुपये का क्लोजिंग था कल के सत्र में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छे 4-5 साल का बड़ा बीजिंग पैटर्न में से निकला है। तो जिस हिसाब से स्टॉक में बढ़त आई है, आज अगर मार्केट सॉफ्टवेयर ओपन होता है और सपोज 480 तक मिलता है तो भी लीजिए। मुझे लगता है ओवरऑल 460 तक एडिंग का आप व्यू रखिए, अगर मीडियम टर्म आउटलुक रखें। मुझे लगता है 600-640 तक के टारगेट आएंगे। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस जो रिकमेंड करूँगा वो क्लोजिंग बेसिस पे 440 का रिकमेंड करूँगा। इवन दो स्टॉक ऑफ द डे है, लेकिन व्यू जो है वो 1-2 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी। तो मुझे लगता है आज और कल में भी मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन अगर 2 से 3 वीक दे तो 640 तक के हम लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, जहां पर खरीदारी करने की राय। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 440 का लगाएं। अमरीश सर, गुड मॉर्निंग। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। जी गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है ब्रिटानिया। मोर देन 100 years ओल्ड ब्रांड है, बेस्ट नोन फॉर बिस्किट्स और वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स। फोकस है टू बिकम ग्लोबल टोटल फूड्स ब्रांड। तो लास्ट 10 साल में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज करीब 4x बढ़ाया है। रूरल रीच हैज इंक्रीज बाय नियरली 7x। नए ज्योग्राफीज और नए कैटेगरीज में एंट्री किया है। R&D पर उनका भी काफ़ी बड़ा फोकस है। स्टॉक भी करीब 12x मल्टीबैगर हो चुका है लास्ट 10 साल में। तो लास्ट क्वार्टर के जो अर्निंग्स थे थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, तो इसलिए स्टॉक करेक्ट किया है। पर इनका डिविडेंड पॉलिसी देखें, दैट्स आल्सो एक्सीलेंट। करीब 80% ऑफ प्रॉफिट्स पे आउट होता है। और नेक्स्ट 2 साल में एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ टॉप लाइन इज अबाउट 14% कैगर, और 35% ऑफ द रेवेन्यू आएगा नॉन बिस्किट सेगमेंट से। तो मार्जिन होंगे विद प्रीमियम प्रोडक्ट्स। तो एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY25 करीब 108 का है। तो इससे मेरा टारगेट बनता है 5400। ओके, तो ये है आपके लिए ब्रिटानिया पर खरीदारी करने की राय अमरीश सर की तरफ से। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर कुछ बाय सेल का मामला है या फिर आज नोटा रखा है? कल इंडेक्स में तो कुछ हुआ नहीं। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, नोटा नहीं है, मैं तो एक बड़ा नगीना ढूंढ के लाया अनिल जी स्मॉल कैप स्पेस से, और आई एम मैरिड टू दिस पैटर्न। हाँ, स्टॉक बताऊं, लेकिन अनिल जी उससे पहले आज कुणाल जी भी जुड़े हुए हैं। मैं कुणाल जी को कुछ हाईलाइट करना चाह रहा हूं। उससे पहले गुड मॉर्निंग दीपांशु को भी। कुणाल जी, आपने सुना विश्वेश जी 8 बजे से जुड़े हुए हैं। कभी आप 8 बजे कभी कनेक्ट हुए हैं, 8 बजे से वो कान में माइक लगा के कमेंट्री सुन रहे हैं। आज सारे रिकॉर्ड तोड़े उन्होंने। उनको कुछ गिफ्ट विफ्ट भेजे हैं आप?
नहीं तो राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर की तरफ से नहीं, उसका रीजन ये है कि इसका मतलब क्लियर कट है, कुणाल जी के प्रेफरेंस नेहा जी हैं दीप के बजाय। आज नेहा शो कर रही है बंसल जी, तो कुणाल जी 8 बजे से जुड़े हैं। अगर दीप शो करते तो 8:30 बजे। आई एम न्यूट्रल। जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी, जी अनिल जी देखिए, विश्वेश जी तो अनिल जी 8 बजे से जुड़े हैं। हाँ। मुद्दे की बात यह है कि बंसल जी ने अनिल जी गुड मॉर्निंग दीपांशु बोला अनिल जी, हाँ, गुड मॉर्निंग नेहा जी नहीं बोला, तो यानी कि बंसल जी जुड़े हुए तो थे लेकिन दिमाग कहीं और था अनिल जी। 100% ओनली फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। अच्छा विश्वेश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी विश्वेश जी। अनिल जी पहले तो गुड मॉर्निंग नेहा जी मैं भी भूल गया था। रोज की जो आदत है उसके हिसाब से दीपांशु को मैंने मिस कर दिया था। और मैं बंसल जी को कहना चाहता हूँ कि बंसल जी, मैं एवरी डे का रूटीन है, मार्केट जब ऑन होता है तो 8 बजे मेरा आईपैड है वो ऑन हो जाएगा और मैं कुछ भी कर रहा हूँ अनिल जी की कमेंट्री चालू रहती है। तो ये एक आप ऐसा कह सकते हो कि एक नियम बन चुका है कि सुबह सुबह अनिल जी 30 मिनट क्या बोल रहे हैं। देखिए मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि अनिल जी का इंटरप्रिटेशन एक अलग होता है, टेक्निकली और डेरिवेटिव शायद मैं भी समझता हूँ, लेकिन वो उन चीज़ों को भी एनालाइज करते हैं जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंट होता है। और ये मैंने कब शुरू किया अनिल जी, अगर आपको पता हो, मैं जब प्रीवियसली जॉब करता था अनिल जी 2015-16 में हम शो करते थे, तो जितने ट्रेडर्स को मैं मिलता था, अहमदाबाद जाऊँ या फिर दूसरी सिटी में जाऊँ, वो बोले हम कुछ नहीं करते, सुबह सुबह वो टीवी पे आते हैं अनिल जी, वो बोलते वो सुन लेते, उसके हिसाब से करते रहते। मैंने बोला यार सुनना पड़ेगा, और फिर मैंने शुरू किया। और अनिल जी अभी मेरा रूटीन है कि मॉर्निंग में आप जो बोलते हो और मोर और लेस सिंक ही होता है। तो आपने देखा होगा कि आप मैंने जो बोला वो आपका एक्सटेंशन ही था। तो मुझे अच्छा लगता है, व्यू मैच करता है, मुझे अच्छा लगता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटली हमें पता ही नहीं होती है तो आपसे पता चलते। तो 30 मिनट सर मेरे लिए गोल्ड माइन होता है टू फॉर्म अ व्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और ये डेली प्रोसेस है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके इन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अगर थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदा हो पाए तो अच्छी बात है। कोशिश करते हैं जो कुछ भी हुआ है कल बाजार बंद होने के बाद आज सुबह तक वो उसका पूरा विश्लेषण रखा जाए। थैंक यू सर। आइए बंसल जी से जाना जाए पिक ऑफ द डे। जी सर बताएं। सुप्रभात नेहा जी, मेरा पिक ऑफ द डे है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 50 रुपये 50 पैसे के अराउंड चल रहा है, 48 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, 57 से 60 रुपये के टारगेट के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे खरीदारी की राय है। और अनिल जी एक मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ये अनिल जी जैसे पिक ऑफ द वीक मंडे को दिया, उसका टारगेट कल अचीव हुआ, तो जो जी बिजनेस ट्विटर पे हाईलाइट करता है उसमें नाम नहीं डाला अनिल जी। भारत फोर्स का टारगेट हिट अनिल जी, अब जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस दिया है, बड़े टारगेट हैं, मतलब कि आज कल परसों अनिल जी 3 दिन में कभी भी हिट हो जाए तो प्लीज ट्विटर पे डलवा दीजिएगा। मतलब कि आज का हिसाब अनिल जी इतना परफेक्शन नहीं होता है अनिल जी। वो नहीं, वो तो फिर मैंने सिस्टम कर रखा है। जैसे नेहा जी 30 तारीख हो गई, 31 तारीख हो गई, अगर सैलरी नहीं आई तो इनको याद दिलाना पड़ता है मुझे कि सर सैलरी दे दो, अभी तक आई नहीं है। तो अगर आपका टारगेट हिट हो जाए तो प्लीज रिमाइंड। डेली वाला तो हम याद रख लेते हैं, वीकली वाला सर मेमोरी कितना मेमोरी रखेगा। आईफोन में भी कितना 236 MB से ज़्यादा वो उसका नहीं है, GB से ज़्यादा नहीं आता। हाँ, तो आईफोन की भी कैपेसिटी लिमिटेड है। सो बंसल जी प्लीज रिमाइंड अस, विल डेफिनेटली पुट अ टारगेट। जी तो अभी कौन सा वाला लगवाना है ये बताओ। अनिल जी भारत फोर्स का पिक ऑफ द वीक का टारगेट अचीव्ड है अनिल जी। यहाँ नहीं, वो ट्विटर पे जो डालते हैं अनिल जी उसमें ज्यादा मजा आता है अनिल जी। अच्छा ओके बंसल जी को जिंदगी के मजे लेने दिया, ट्विटर पे प्लीज डलवा दे टारगेट हिट, बोल दिया है सर। आइए बढ़ते आगे, अब है कुणाल जी की बारी। कुणाल जी बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, नेहा जी सुप्रभात। अनिल जी सबसे पहले तो अनिल जी बंसल जी को एक हिदायत देने से शुरुआत करूंगा। तो अनिल जी बंसल जी को हिदायत ये है कि अनिल जी बंसल जी अब ये टारगेट वारगेट के मोह माया से अनिल जी काफी ऊपर उठ चुके हैं। अब तो अनिल जी जिस दिन टारगेट ना हिट हो उसको ट्विटर पे चलाया कीजिए अनिल जी, बस। बाकी ये मान करके चलिए कि सारे टारगेट हिट हो। वाह क्या टू इन वन है आप। ऐसे अच्छे दोस्त रखो कि आपको अलग से दुश्मन रखने की जरूरत ही ना पड़े। वाह वाह बंसल जी, आपने क्या कुणाल जी गजब, बहुत ही। अच्छा बाय द वे आपने जो राय दी है उसके ऊपर एक मैं और आपको बताना भी चाहता हूँ, थोड़े वक्त बाद में उस पर बात भी करूँगा। सेबी की तरफ से एक कंसल्टेशन पेपर आया है और वो ये कह रहे हैं कि एक एसोसिएशन या ऐसी संस्था बननी चाहिए जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनकी निगरानी करने के लिए, उनकी गाइडलाइंस बनाने के लिए। हम उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि
आप सब लोगों का उसमें क्या पार्टिसिपेशन हो सकता है, क्या योगदान हो सकता है, आप लोगों की तरफ से भी उसमें सुझाव जरूर जाने चाहिए। सेबी ने सुझाव मांगे तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब जरूर डालें। लेकिन फिलहाल जो सुझाव कुणाल जी का आया है वाह लाजवाब है। बताएं कुणाल जी आज का पिक ऑफ द डे। अनिल जी, आज की खरीदारी की राय है हेवल्स में। कल हमने अच्छा मोमेंटम बनते हुए नीचे के लेवल्स पर देखा। इंट्राडे चार्ट्स पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। मुझे लगता है कि ये रेंज का जो अपर एंड है, हेवल्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लगभग 1280 से 1360 की रेंज है। मुझे लगता है कि रेंज के अपर एंड तक जाएगा। तो आज अगर, क्योंकि बाजार थोड़ा नीचे खुलने की उम्मीद है, तो अगर नीचे खुल जाए तो फिर इसको बाय करके चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है 1295 पर, 1295 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1350 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1365। 1350-1365 के टारगेट के लिए हेवल्स में करें खरीदारी। और अपनी आंखें मलते हुए सुबह स्कूल जाने के लिए जिस तरह से बच्चे होते हैं तैयार, वैसे सुमित जी भी हो चुके हैं तैयार। बिल्कुल उबासी भी ले चुके, ये सब ऐसा सब कर लिया इन्होंने। सुमित जी अब तैयार है, आ जाए हम आपके साथ गुड मॉर्निंग करने। बिल्कुल एकदम तैयार हूं। बिल्कुल, तो पहले तो आप बंसल जी को दे दें धन्यवाद जिन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कल की आपकी पिक को आगे बढ़ाया है, और उसके बाद बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, और धन्यवाद बंसल जी को। अनिल जी, वो पीसीआर वालों ने जब मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा था तो कट कर दिया स्क्रीन पे, इसके लिए थोड़ा सा दिख गया। हाँ, नहीं, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। क्योंकि मैंने उनको बोला ऐसे कोई भी मोमेंट्स हो बिल्कुल मिस ना करें, जरूर पकड़े। कोई अगर कुछ खाते हुए पाया जाए, कोई उबासी लेते हुए, कोई म्यूट करते हुए, अनम्यूट करते हुए, ये सारे मोमेंट्स मैं कैप्चर करवाना चाहता हूँ। वेरी नाइस। जी सर। जी, तो अनिल जी उनको भी धन्यवाद दिखाने के लिए। जी, अब अनिल जी जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है मेटल सेक्टर का जिंदल स्टील, JSPL। JSPL के अंदर यहाँ से मोमेंटम बनना चाहिए। 655, 650 इस रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। कल का क्लोजिंग 655 है, तो इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने लिए रखा है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। 640 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा। 640 के स्टॉप लॉस से JSPL के अंदर खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट 670 का पहला, 680 का दूसरा। तो एक दो दिनों के लिए खरीदारी करें JSPL 640 के स्टॉप लॉस से 670, 680 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए तो पिक ऑफ द डे बतौर सुमित जी JSPL पर आज दाव लगाने की रेकमेंडेशन दे रहे हैं और अच्छी खासी स्ट्रेंथ वहां बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हमने देखा है खबरों के दम पर आज बहुत सारा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, और एक्शन आज राइट्स में होने की तैयारी है, क्योंकि इन्होंने कंपनी रेलवे बोर्ड से तकरीबन 65-66 करोड़ की एक ऑर्डर वैल्यू के लिए L1 बिडर घोषित हुए। अमरीश सर, राइट्स पे तो मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। ओवरऑल रेलवे सेक्टर सर क्या व्यू बन रहा है अब? रेलवे सेक्टर में जिस हिसाब से ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं, आई थिंक क्लियरली विजिबिलिटी है ओवर द नेक्स्ट एटलीस्ट 4 to 5 years इफ नॉट मोर। तो राइट्स पे भी मेरा जो व्यू है काफी पॉजिटिव है। आई थिंक वी कैन इजीली सी अनदर 20 to 25% मूव फ्रॉम हियर, बट उसमें करीब नेक्स्ट 10 से 12 महीने लगेंगे। साथ ही एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं, टेक्निकल व्यू भी एक ले लेते हैं बंसल सर से। बंसल सर, राइट्स पे सर क्या व्यू बन रहा है? नया राइट्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। एक अच्छे रैली के बाद स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। कल डे बिफोर यस्टरडे में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला था। तो जिनके पास है नया बने रहने की राय है 462 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक बार 477, 78 के ऊपर कंफर्टेबली निकल के सस्टेन करेगा, तब एक नेक्स्ट अपमूव यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा NBCC पर भी फोकस कर लेते हैं। कंपनी ने DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ MOU किया है। विदेश में बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये MOU किया गया है। कुणाल सर, आपसे एक व्यू जानना चाहूंगी। NBCC गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए नेहा, बहुत अरसे बाद हमने NBCC में मोमेंटम बनते हुए देखा है, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि एक स्ट्रेट रन देखने को मिला है। कल के ट्रेड में हमने देखा कि स्टॉक ने 48 की भी एक रेजिस्टेंस को पार किया। तो मुझे लगता है ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, और अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 48 रुपए जो कि फ्रेश ब्रेकआउट स्तर है उसके आसपास रखना चाहिए मुझे लगता है, और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 48 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने के। अमरीश सर, इंश्योरेंस स्पेस पे आपका व्यू जानना चाहूंगी। कल हमने देखा था HDFC लाइफ हो, SBI लाइफ हो, अच्छी खासी स्ट्रेंथ इस पॉकेट में देखने को मिली है। सर क्या हो रहा है स्पेस को लेके? अभी आपको क्या लगता है, किस प्रकार का व्यू आपकी तरफ से बन रहा है?
अभी देखिए आई मीन ओवरऑल अंडर पेनिट्रेशन है एज फार एज लाइफ इंश्योरेंस इज कंसर्न, तो वहाँ पे मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग एट द जनरल इंश्योरेंस स्पेस, वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रीमियम्स भी बढ़ रहे हैं तो मार्जिन शुड इम्प्रूव। और कल जो खबर आई है कि जियो फाइनेंस ऑल्सो इज प्लानिंग टू गेट इनटू द इंश्योरेंस स्पेस, तो इसके लिए भी हम आई मीन वी हैव सीन डिसेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन लाइक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, तो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव है। एंड इफ यू टॉकिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ यहाँ पे मेरा पिक है फॉर लॉन्ग टर्म, एंड जनरल इंश्योरेंस में ICICI लोम्बार्ड। तो ये है आपके लिए इंश्योरेंस कंपनियों पर आया।